हे गाइस, दिस इज पी टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूँ एक केबल की सीरीज को। तो मैं जानता हूँ कि इससे पहले हमने केबल के अपने चैनल के ऊपर कोई भी सीरीज को शेयर नहीं करा है, लेकिन अब केबल के जो स्टोरी आर्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आगे जो हमारी एक्समैन की बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है, बहुत बड़ा स्टोरी आर्क आने वाला है, उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले आपको किन किन बारे में पता होना चाहिए और आपको कौन कौन सी सीरीज देख लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हाउस ऑफ एम का पूरा इवेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से उसके अंदर पूरी की पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। उसके बाद आपको डेसिमेशन का इवेंट याद होगा, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जब दुनिया भर के अंदर पूरे के पूरे म्यूटेंट्स खत्म हो चुके थे तो उसके बाद सुपर हीरो कम्युनिटी का उस पर क्या रद्द अमल था, उन लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करा। इसके बाद मसाया कॉम्प्लेक्स का जो है एक जबरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि म्यूटेंट एम डे के बाद से जो है सबसे पहली बार कोई म्यूटेंट पैदा हुआ होता है, और वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि पैदा होने के साथ ही एक म्यूटेंट होती है। लेकिन उसके ऊपर बहुत अलग अलग ग्रुप्स जो उसको हासिल करना चाह रहे थे, और एक्समैन ने उसको बहुत मुश्किल से बचा के उसको केबल के साथ फ्यूचर के अंदर भेज दिया था ताकि वो वहाँ पे उसको बड़ा कर सके, और उस लड़की का नाम होप था। और इसी तरह हमने उसका अगला पार्ट देखा था मसाया वॉर के नाम से, जिसमें हम देखते हैं कि साइक्लॉप अपनी एक्स फोर्स की टीम, जिसके अंदर वुल्वरीन वगैरह शामिल होते हैं, वो लोग फ्यूचर में जाते हैं और केबल की मदद करते हैं होप को सेव रखने में। तो अब हम बेसिकली यही देखने वाले कि किस तरह से अब केबल जो है वो फ्यूचर के अंदर होप को अकेले संभाल रहा है और किस तरह से उसकी अलग अलग खतरों से जो है प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये स्टोरी आर्क हमारा काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है, जिसके अंदर हम सारी की सारी कहानी अपनी फ्यूचर के अंदर ही देखेंगे ज़्यादातर। सो गाइस, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की एक पूरी की पूरी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग कॉमिक्स को शेयर करके एक पूरी की पूरी यूनिवर्स अपनी बना रहे हैं। तो अगर आप हमारी इस ऑसम कॉमिक बुक यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी जो है बेसिकली ये हमारे पास फ्यूचर के अंदर ही शिफ्ट होती है, लेकिन ये हमें पूरी की पूरी कहानी जो है वो किसी और के जरिए सुनाई जा रही है। अब ये कहानी हमें कौन सुना रहा है ये हम इस कहानी के आखिर में ही जाके देखेंगे। लेकिन वो शख्स हमें बताता है कि कभी कभार वो इस बात को भूल जाता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, वो कोई आदमी या कोई औरत नहीं है जो कि ऐसे डिसीजन ले सके जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो। वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है और उसके लिए ये सब करना बहुत ज्यादा आम सी बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक 9 साल की छोटी सी लड़की है जिसके अंदर इमोशंस की भरमार है। तो वहीं से होप बोलती कि मुझे उन लोगों के साथ जाना है, तो केबल बोलता है कि नहीं, तुम उन लोगों के साथ नहीं जा रही हो। तो होप बोलती कि तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते हो। तो केबल बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये देखो। और वहीं से वो बताता है मैं कि तुमने इसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना क्या चाहा, वो अचानक जो लैश आउट करना शुरू हो जाएगी। और उसी तरह अगले पल देखते हैं कि जब केबल जो है अपने टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को ऑन करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जा रहा होता है फ्यूचर के अंदर, तो तभी जो है होप को गुस्सा आ जाता है और वो उसको लात मार के उससे अलग हो जाती है। और वही हमें साथ में बताया जा रहा होता है कि उसी ठीक मूवमेंट के फौरन बाद ही उसको इस बात के ऊपर रिग्रेट होने लग गया कि उसने ये क्या कर दिया। और अगले पल हम देखते हैं कि इस तरह से वहाँ पे केबल उसको पकड़ने की कोशिश करता है चिल्लाते हुए, लेकिन वहीं से होप जो है वो उससे अलग हो जाती है और वो कहीं और चले जाती है और केबल कहीं और चले जाता है। और केबल बोलता है कि होप आखिरकार तुम कहाँ चले गई हो। कि केबल कभी कभार भूल जाता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। इस तरह की छोटी छोटी चाइल्डिश चीजें करना तो वो उसकी फितरत के अंदर ही है, लेकिन वो एक एडल्ट है, उसको इस तरह की गलतियों का पता होना चाहिए था और उसको उसके हिसाब से चलना चाहिए था। लेकिन इस बार वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से होप जो है वो एक टाइम ट्रैवल पोर्टल के जरिए 2 साल पहले जा चुकी है, यानी पास्ट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से बेसिकली होप जो है वो केबल से एक कॉन्टिनेंट या एक कंट्री के अंदर मिस नहीं हो गई है, बल्कि पूरे के पूरे स्पेस एंड टाइम के अंदर मिस हो चुकी है, वो भी 2 साल का गैप। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल जब यहाँ पे होप को होश आता है तो वो देखती है और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कि नेथन आखिरकार कहाँ चले गया, जो एक्समैन इसकी यहाँ पे मदद करने के लिए आए थे वो सब कहाँ चले गए हैं। और अपनी जिंदगी में पहली बार वो आज अकेली हुई है और ये चीज उसको बहुत ज्यादा डरा रही है। और वहीं से केबल के पास हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ में बताया जा रहा होता है कि केबल इस बात को फौरन ही समझ चुका था, क्योंकि उसने अपने आप को केबल से दूर जो धकेला था, तो उसका मतलब कि वो पास्ट में कहीं और होने वाली है। लेकिन पास्ट के अंदर कितना पीछे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि वो सिर्फ 2 सेकंड पीछे गई हो, 8 महीने, 2 साल या फिर हजारों साल भी हो सकते हैं। और होप के पास तो टाइम मशीन मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि वो आगे जंप करके फॉरवर्ड नहीं आ सकती है। जबकि केबल के पास एक टाइम मशीन मौजूद है, लेकिन इस वक्त उसकी मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे नहीं जा सकता है, सिर्फ आगे ही जा सकता है। लेकिन केबल जो एक जबरदस्त किस्म का सोल्जर है, जिसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है फ्यूचर के अंदर इसी तरह के खतरों में गुजरी है, वो जानता है कि अब उसको क्या करना है। अब उसको सबसे पहले 2 चीजों की तलाश करनी है, उसके ट्रेसेस इस जगह के ऊपर, क्योंकि अगर वो पास्ट के अंदर मौजूद है तो हो सकता है कि पास्ट में वो इस जगह के ऊपर भी आई हो, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ करीब करीब हो सकती है। या फिर अगर वो मर चुकी है तो उसके रिमेन्स को तलाश करना। और इसी तरह यहाँ से 2 साल पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताता है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो सुकून से बैठ सके, क्योंकि हर तरफ उसके लिए मुश्किलें, परेशानियाँ और खतरा ही भरा हुआ था।
और होप इस बात को जानती थी कि वो अपने पीछे अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ सकती है, कोई निशानी नहीं छोड़ के जा सकती जिसको केबल तलाश करे, क्योंकि इन केस अगर बिशॉप जिंदा हुआ तो वो भी उसको ट्रैक कर सकता है और उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि मैं आपको बताना चलूं कि बेसिकली बिशॉप जो था वो दरअसल इस बच्ची को मारना चाहता है, क्योंकि बिशॉप भी जो है वो फ्यूचर से है कैरेक्टर, और उसको ऐसा लगता है कि होप जाके फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी चीज बन जाएगी जिसकी वजह से सारे के सारे म्यूटेंट्स के ऊपर फ्यूचर के अंदर जुल्म किया जाने वाला है, उनको बहुत बुरी तरीके से सुलूक किया जाने वाला है, और इसीलिए वो अपने पूरे के पूरे फ्यूचर को ठीक करने के लिए होप को मारना चाहता है। और इस तरह के और भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके अलग अलग एजेंडाज हैं इसी तरह के कि होप के जरिए फ्यूचर में कुछ खतरनाक किस्म की तबाहियां आ सकती हैं, और इसीलिए वो इस बच्ची को मारना चाहते हैं। और वहीं से वो बताता है कि उसको जो है अब यहाँ पे छुपने के लिए एक जगह तलाश करनी थी जब तक नेथन उसको यहाँ पे ढूंढते हुए ना आ जाए, और वो उसके लिए जरूर आएगा, वो इस बात को जानती है। तो वहीं से होप बोलती कि चलो अब डरने की जरूरत नहीं है, हमें जो है अपनी सराउंडिंग्स को इस्तेमाल करना होगा। होप जिस तरह से मुझे नेथन ने सिखाया था मैं बिल्कुल उसी तरह से करूंगी। और हम देखते हैं कि गेबल होप वहां से आगे बढ़ती है और देखती है कि उसके सामने बेसिकली 2 सिटीज बनी हुई हैं, और कहती है कि इन दोनों में से एक सिटीज के अंदर काफी अच्छी छुपने की जगह तो मौजूद होनी ही चाहिए, और मैं जानती हूँ कि केवल मुझे इन दोनों में से किसी एक सिटी के अंदर ढूंढने के लिए आएगा ही। इसी तरह देखते हैं कि केबल को भी यहाँ पे वो 2 सिटीज नजर आ रही होती हैं। अब केबल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि होप अपने पास्ट के अंदर उस वाली सिटी में गई होगी या इस वाली सिटी में गई होगी, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई साइन नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी केबल के पास इससे बड़ा एक और मसला मौजूद है, और वो ये है कि जब केबल आखिरी बार स्ट्राइफ से लड़ा तो उसने अपनी टेलीकिनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल कर लिया था स्ट्राइफ के खिलाफ, जिसकी वजह से वो जो टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस जो उसकी बॉडी पे हावी होने से वो रोकता था अपनी टेलीकिनेटिक की पावर्स के जरिए। अब उसकी टेलीकिनेटिक पावर जैसे कि कम हो चुकी है तो वो टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस जो है उसने उसकी पूरी की पूरी बॉडी को खाना शुरू कर दिया है, और वो एक वायरस की तरह फैल रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली केबल की पूरी बॉडी जो है वो एक तरह की मेटल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये केबल का जो एक हाथ मेटल का है दरअसल ये एक तरह का वायरस है, टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस, जो कि किसी भी ह्यूमन फ्लैश को एक तरह के ऑर्गेनिक मेटल के अंदर बदल देता है। तो बेसिकली केबल का एक हाथ मेटल का इसलिए है क्योंकि इससे ज्यादा वो अपने इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है, वो अपने टेलीकिनेटिक की पावर की मदद से इस इन्फेक्शन को रोक के रखता है। लेकिन अब जैसा कि इसकी टेलीकिनेटिक पावर्स थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है तो उसका वायरस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है, और ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वायरस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और केबल को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसे लड़ पाएगा भी कि नहीं, और केबल यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है और वो बहुत जोर जोर से तड़प रहा होता है, उसको उल्टी आ रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे केबल जो है वो अपने पूरे के पूरे दर्द से बेहोश हो चुका होता है, और हमें बताया जा रहा होता है कि कहीं दूर एक सेलेस्टियल सिटी के बॉर्डर के पार केबल का दिल जो कि एक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अब यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं 127 साल पहले, यानी कि 127 ईयर्स अगो, और हम यहाँ से किसी और के पास नहीं बल्कि बिशॉप के पास शिफ्ट होते हैं, जिसको हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब उसकी केबल से फाइट होती है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और केबल बहुत मुश्किल से उससे बचते बचाते होप को वहां से अलग करता है। अब बिशॉप जानता है कि उसको क्या करना है, उसका मैकेनिकल आर्म जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, वो इस वक्त एक स्टील के चंक के अलावा कुछ और नहीं है, जो कि उसके शोल्डर के ऊपर सिर्फ एक वजन बना हुआ है, क्योंकि ये मशीन जब एक्टिव थी तो वो अपना वजन खुद ही उठाती थी। लेकिन अब जैसा कि ये आर्म फंक्शनल नहीं रहा है तो उसके स्टेबलाइजर्स भी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और बिशॉप इस बारे में जानता है कि उसको अब इस हाथ को रिमूव करना ही होगा। लेकिन अभी भी बिशॉप के हाथ के अंदर जो टाइम मशीन लगी है वो अभी भी ठीक तरीके से काम करती है, और बिशॉप जानता है कि उसको अभी क्या करना है इस टाइम मशीन के जरिए। और वही सब देखते हैं कि होप यहाँ पे जो है काफी ज्यादा थक चुकी होती है, वो यहाँ बैठ जाती है, और क्योंकि वो दोनों की दोनों सिटीज इससे काफी ज्यादा दूर है और वहां तक जाने के लिए उसको थोड़ा रेस्ट करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप जो है वो जमीन पे एक डंडी से अपने नेथन और उसके लिए कुछ निशानियां छोड़ रही होती है, लेकिन अचानक उसको नेथन की बात याद आती है कि हम लोग जो है टाइम स्लाइड के अंदर सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं, क्योंकि मेरी टाइम मशीन जो है वो खराब हो चुकी है, और जब तक उसको हम ठीक नहीं कर देते तो मैं सिर्फ टाइम में आगे जा सकता हूँ, पीछे नहीं। लेकिन होप इस बात को समझ तो चुकी है कि वो सिर्फ टाइम में आगे जा सकता है, लेकिन होप को दरअसल ये नहीं पता कि वो आखिरकार उससे कितना ज्यादा पास्ट के अंदर आ चुकी है, क्योंकि जब तक उसको ये बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कौन से टाइम के अंदर मौजूद है, वो कितने पीछे आ चुकी है, तो इसका तो कोई हिसाब बनता ही नहीं है कि वो कितने टाइम में उसको ढूंढेगा। और इस पॉइंट पे आके होप ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि अब हो सकता है कि सारी जिंदगी वो कभी केबल को देखे भी ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली होप जो है वहां से एक सिटी की तरफ आगे बढ़ती है, और हमें बताया जा रहा होता है कि जैसे ही सिटी की तरफ वो बढ़ती है तो वो कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेती है, जिस तरह के उस पूरी की पूरी सिटी के अंदर उसी सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि फ्यूचर के अंदर स्ट्राइफ और एपोकलिप्स कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि शायद स्ट्राइफ अभी भी इस टाइमलाइन के अंदर मौजूद है और वो उसका जानी दुश्मन बन सकता है। स्ट्राइफ यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन उस तरह से नहीं। अब स्ट्राइफ के यहाँ पे सिर्फ डिसेंडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है और ये लोग स्ट्राइफ को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे उसके ग्रैंड सन डॉटर्स या फिर ग्रैंड डॉटर सन्स जो है यहाँ पे मौजूद है, जिनको स्ट्राइफ ट्रूपर्स कहा जाता है। ये तकरीबन 100 साल पहले की बात है, जब उन्होंने अपने आप को स्ट्राइफ के रूल से आजाद करा तो उन्होंने अपनी ही नई जिंदगी यहाँ पे जीना शुरू कर दी थी। उन्होंने इस पूरे की पूरे रूइन को एक तरह के सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिल्ड करा, और वो यहाँ पे अपनी नई सिटी बना के इस पूरे के पूरे डिस्टेंस के अंदर रह रहे हैं।
ये वो लोग हैं जिनके पास जीने का एक नया मकसद है, ये वो लोग हैं जिनके पास गाइडेंस मौजूद है, और ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि इस डूम प्लेनेट को फिक्स कर देंगे या फिर इसको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बारे में होप उस वक्त नहीं जानती थी जब तक वो मुझसे मिली ना। और इस तरह हम देखते हैं कि होप इस सिटी के अंदर सबको देख रही होती है। वो बोलती है चलो स्टेप 1 सबसे पहले मुझे कुछ खाना ढूंढना होगा और एक जगह जहाँ पे मैं रह सकूँ, और स्टेप 2। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे एक लड़का आता और कहता है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो। तो वहीं से होप जो है अपने पैर में से कील निकालती है और कहती है अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा गला काट के तुम्हें मछली में बदल दूंगी। वो आज तक की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज थी जिसको मैंने अपनी जिंदगी में देखा था। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही लड़का है जो कि हमें इस पूरी की पूरी कॉमिक बुक स्टोरी को सुना रहा है और कहता है कि मेरा नाम एमिल है और तुम कौन हो। तो होप कहती है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है तुम कौन हो, मैंने कहा कि बस पीछे हटो। तो इसे एमिल बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ की तो नहीं लग रही हो, तुम कहाँ से आई हो। तो वहीं से होप बोलती है कि मेरा नाम थ्रॉट स्लाइसर है, क्योंकि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारा यही हाल करने वाली हूँ। लेकिन अगले पल वो लड़का जो उसके सामने एक टोकरी देता है और कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि होप उससे वो टोकरी छीनती है और वहाँ पे भाग जाती है। और एमिल बताता है कि उसने मुझे उस वक्त तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उस वक्त मैं समझ चुका था कि मैं अब जो हूँ उसका नाम जाने बगैर सुकून से नहीं सोने वाला हूँ और मैं उससे बहुत जल्द जरूर मिलूंगा। और इसी तरह हम यहाँ से केबल के पास शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि केबल अपने होश में आने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बेसिकली मेडिटेशंस वगैरह कर रहा है, अपनी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए वो इस वायरस को जो है कंट्रोल करके रख सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे केबल अपने इस पूरे के पूरे वायरस से लड़ रहा है, जब उसके दिल में होप की पूरी परेशानी घूम रही है, तो अगले पल उसकी मेडिटेशन के अंदर एक और खलबली मच जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे केबल के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है इन सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करने का, लेकिन उसकी जो दुश्मन है उनके पास दुनिया भर में सारा का सारा वक्त मौजूद है। लूकस बिशॉप जो है उसने केबल को ट्रैक कर ही लिया आखिरकार और वो उसके सामने पहुंच ही गया है। और हम देखते जा रहे हैं कि किस तरह से वो केबल को ट्रैक करने में महारत हासिल करते ही जा रहा है। इस बार ना उसने केबल से हाई करा ना हेलो करा, बस उसने उसको सीधा देखते उसके ऊपर शूट कर दिया। केबल इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा है कि उस वक्त उसको मौत चाहिए क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है। लेकिन बिशप इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसको लगा था कि लड़की उसके साथ होगी और केबल उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है। तो आखिरकार वो लड़की केबल के साथ क्यों नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बिशॉप यहाँ पे जो है केबल के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है और केबल का जो वायरस है अब वो और भी ज्यादा फैलना शुरू हो गया और तकरीबन उसके पूरे के पूरे मुंह के ऊपर जो है वो हावी होने वाला है। तो वहीं से केबल बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैंने उसको एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे तुम उसको कभी भी तलाश नहीं कर सकते हो। और वहीं से लूकस बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है। और हमें एमिल बताता है कि बिशॉप इसकी बातों पे जो है यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि केवल चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को अकेला अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए बिशॉप जो है उससे सच्चाई बुलवाना चाह रहा था। क्या वो ब्लफ तो नहीं कर रहा। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि केबल वापसी उठता है और अपने मेटल आर्म का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बिशॉप को बहुत जबरदस्त तरीके से मारता है और उसका सर वहाँ पे एक पत्थर से टकराता है। और उसी वक्त जो है बिशॉप ने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि हाँ वाकई में केबल यहाँ पे सिर्फ ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि केबल का पूरा मुंह तकरीबन जो है उस टोक्नो ऑर्गेनिक वायरस में शिकार हो ही चुका है। और अगले पल बिशॉप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है। लेकिन बिशॉप के लिए यहाँ पे शौक की बात ये थी कि अब उसको जो है केबल पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है क्योंकि मजे की बात यही है क्योंकि जब अब केबल जो है जैसा कि अब उसका ऑर्गेनिक फ्लैश हट चुका है और उसकी जगह पूरा का पूरा मेटल बॉडी आ चुकी है, तो इन सारों के सारे हमलों का उसके ऊपर कोई खास असर हो नहीं रहा है। लेकिन ये टेक्नो ऑर्गेनिक्स वायरस की वजह से एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ये वायरस इसको एक तरह से इनविंसिबल मशीन के अंदर तो ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन ये चीज उसकी आहिस्ता आहिस्ता करके जान भी ले ही लेगी। और अगले पल हम यहाँ से 2 साल पहले शिफ्ट होते हैं दोबारा होप के पास, जहाँ पे वो बैठ के सारे फ्रूट्स खा रही होती है और एमिल उसके पास दोबारा से वापसी आता है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे ऊपर इस तरह से स्नीकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये करना ठीक नहीं है। तो वहीं से एमिल बोलता है कि अच्छा तो तुम एक लड़की हो, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और आखिरकार तुम्हारी फन की यूनिफॉर्म के पीछे क्या कहानी है, ये एक्स का क्या मतलब है। तो वो कहती है कि इस एक्स का मतलब है एक्सटिंक्ट। तो वहीं से एमिल बोलता है कि सीरियसली मैं तुम्हें तलाश कर रहा था कि आखिरकार तुम कहाँ चले गई हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह मौजूद है। मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मेरे फादर को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल रहने देंगे। तो वो बोलती है कि तुम्हें अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमिल बोलता है कि ऐसा क्यों। तो वो बोलती है क्योंकि अगर तुमने मेरे बारे में अपनी फैमिली को बताया तो उनके लिए सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही आने वाली है। तो एमिल बोलता है कि तुम तो मुझे अब हंसा रही हो और तुम मुझे जो बीमार कर रहे हो, प्लीज़ अपनी शक्ल लेके यहाँ से चले जाओ। और एमिल बताता है कि उसने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैं हर सुबह जो उसको तलाश करने के लिए जाता था और उसको देखता था और हर मॉर्निंग में तकरीबन फेल हो ही जाता था क्योंकि वो मुझे कुछ कभी बताती रही थी। समटाइम्स मैं कभी लकी हो जाया करता था और मुझे थोड़ा बहुत बता दिया करती थी। तो इसे एमिल हम देखते हैं उसके पास बैठा होता पूछता है क्या तुम स्पाई तो नहीं हो उस दूसरी अनक्लीन सिटी से, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो वो बोलते कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बातें कर रहे हो और मैं यहाँ पे कहीं से भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से कहीं चले जाओ ताकि मैं यहाँ सुकून से मर सकूँ।
तो वहीं से एमिल बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम कम से कम उस सिटी के अंदर नहीं गई अपने शेल्टर को तलाश करते हुए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और वो लोग बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। मेरे फादर कुछ इसी तरह से कहते हैं। तो वहीं से वो बोलती कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये जगह बहुत अच्छी है। तो एमिल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मेरे फादर ने कहा है कि हम लोग बहुत जल्द जो है इस अर्थ को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो वहीं से वो कहती है कि क्या मतलब, तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। और इसी तरह हम यहाँ से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बिशॉप और केबल यहाँ पे अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन इससे पहले हम देख सकते हैं कि केबल वहाँ पे जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बिशॉप का काम तमाम कर दे, ताकि कभी भी वो उस लड़की के पीछे यानी होप के पीछे ना जा सके। अगले पल बिशॉप चालाकी करता है और अपनी टाइम ट्रैवलिंग मशीन को ऑन करके यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इत्तेफाक की बात ये होती है कि केबल बेसिकली ट्रैवल करके पास्ट के अंदर 2 साल पहले ही आता है, ठीक उसी समय में जब वहाँ पे होप मौजूद है। और हमें बताया जा रहा होता है कि इस पूरे ट्रैवल के चक्कर में बिशॉप की टाइम ट्रैवलिंग मशीन अब वो भी खराब हो चुकी है और अब वो पास के अंदर ट्रैवल करके नहीं जा सकता इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए उसके पास अब ज़्यादा वक्त भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब उसको शायद वापसी जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि जब तक वो उस लड़की को ना मार दे वो चैन से नहीं बैठने वाला है। उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे कहीं मौजूद है। उसको ऐसा लगता है कि केबल और वो किसी पॉइंट पे आके अलग हो गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। और वहीं से बिशॉप उन दोनों सिटीज़ की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि होप किस तरफ गई होगी। और तभी उसको अपने बचपन की एक याद आती है कि किस तरह से वो भी अपने दुश्मनों से छुपने के लिए एक बड़ी सिटी के अंदर जाके छुपा करता था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर छुपना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। और बिशॉप को लग रहा है कि अगर वो यहाँ पे इस टाइमलाइन के अंदर मौजूद है तो वो ज़रूर इसी सिटी के अंदर जाके छुपी हुई होगी। और उसने इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि अब उसको होप को मारने के लिए या तो एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूक्लियर मिसाइल की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको एक नज़र में देखते उसका काम तमाम कर दे। और इसी तरह एमिल बताता है कि ये कुछ दिन लगे मुझे इसके अंदर, लेकिन आखिरकार मैंने होप का विश्वास जीतना शुरू कर ही दिया। उसने मुझे जो है मेरे गला काटने से अब धमकाना ख़त्म कर दिया था। और एमिल बताता है बेसिकली कि हम स्पेस में जाने वाले हैं। तो कहती है कि स्पेस के अंदर, तो कहता है कि हाँ मेरे फादर ने बताया कि हमारे पास एक वेसल मौजूद है जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो हम इस पूरे बेकार प्लेनेट को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कम से कम मुझे अपना नाम तो बताना ही होगा ना यहाँ से जाने से पहले। तो वहीं से होप बोलती कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तो एमिल बोलता कि ऐसा क्यों। तो वहीं से होप बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की तलाश कर रही हूँ। तो वो बोलती कि वेल देखो, अगर तुम मुझे कोई ऐसी ऑफर देता तो मैं इस तरह से इनकार तो नहीं करती इस प्लेनेट को छोड़ने की, लेकिन मैं जिस चीज़ के अंदर इस वक्त फंसी हुई हूँ तुम्हारे लिए समझाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगले पल वहाँ पे हमें बताता है एमिल कि उसके अगले पल होप ने एक ऐसे चेहरे को देखा जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। और वहीं से होप बोलती कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो शख्स जो कि उसको मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इस वक्त उस शख्स के पास अपने यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं और वो इस वक्त काफी हेवीली आर्म्ड है। इधर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बिशॉप जो है वो यहाँ पे सिटी के अंदर पहुंच चुका है और उसने अपने यहाँ पे काफी सारे दोस्तियां वगैरह बना ली हैं, और वो ठीक उसी सिटी के अंदर मौजूद है जहाँ पे होप मौजूद है। और वहीं से एमिल बोलता है कि फादर आप यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बिशॉप के साथ जो वहाँ पे जनरल मौजूद है वो दरअसल एमिल का फादर ही है। और वो कहते हैं कि एमिल आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली होप जिस शख्स से बचने की कोशिश कर रही थी, जिससे छुप रही थी, वो शख्स यही इसी सिटी के अंदर मौजूद है और उसके पास एक पूरी की पूरी आर्मी मौजूद है इस वक्त। टू बी कंटिन्यूड।